बैलेंस शीट ठीक है। स्क्रीन पूरी नहीं आ रही, आपको ऐसा लग रहा है स्क्रीन हाफ विजिबल है? स्क्रीन पूरी नहीं आ रही, जूम वगैरह है क्या कुछ हुआ है? रिमोट चेक कर देख लो, किसी को पूरी है नहीं पूरी स्क्रीन तो पूरी विजिबल। चलो बाकी जस्ट विल वेट जस्ट फॉर 10-12 मिनट। क्लास के बाद या तो ठीक करो, मेरी क्लास भी लेट हो रही है, बट इसे मेरी क्लास के बाद याद से ठीक करो। पिछली क्लास में भी थी। चलो देखो भाई, यार बैलेंस शीट के फॉर्मेट को ना बहुत सीरियसली लेना है। उसका मैं कंटेक्स्ट समझाती हूँ क्यों। सीए के पेपर्स में ना प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप लोग जो अल्टीमेटली एक सीए जो रिपोर्ट बना के देता है, जो बैलेंस शीट बना के देता है, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होंगी। अगर उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है, अगर वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, तो हमारे बैलेंस शीट बनाने का फायदा ही क्या। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कंपनीज एक्ट में स्पेशली फॉर्मेट बनाया गया है कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। जब आप 12th क्लास में हो, आपको ना कंपनी अकाउंट्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लेट से कोई लोन दिया है डायरेक्टर को, तो ये बुक्स में आप कहाँ प्रेजेंट करो। स्पेशली इन चीजों के क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ प्रेजेंट की जाएगी। ऐसा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट्स है, जो भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, ये स्टेक होल्डर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होनी बहुत जरूरी है। अब जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स आपकी बनाई हुई बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, क्या वो सारे कॉमर्स बैकग्राउंड हैं? शायद उनमें से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, और शायद पढ़े लिखे ही नहीं है। कोई भी पर्सन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है ना। अगर वो लोग लेट से रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट ओपन करें, अलग फॉर्मेट है। एंड फेसबुक की बैलेंस शीट ओपन करें, अलग फॉर्मेट है। टाटा की बैलेंस शीट ओपन करें, अलग फॉर्मेट है। वो डिसीजन मेकिंग ही कैसे करेंगे? किसी ने करंट एसेट्स कहीं और लिखे हुए हैं, किसी ने करंट लाइबिलिटीज अलग जगह लिखी हुई हैं, किसी ने नाम दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, किसी ने दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हम तो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, हम लोग भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की बैलेंस शीट बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। बट जो पर्सन कॉमर्स स्टूडेंट ही नहीं है, सोचो उसके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एज अ सीए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट्स हैं पीएनएल और बैलेंस शीट के, उनको अच्छे से समझना। तो फाउंडेशन लेवल पे आपसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट किया जाता है। इस चैप्टर के हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे आज से, अभी तो हमने एक ही क्लास लगाई है बोनस इशू की, हर क्वेश्चन के एंड में हम प्रॉपर फॉर्मेट में बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ प्रॉपर कंपनी का नाम एज ऑन जो भी डेट की आप बैलेंस शीट बना रहे हो। जो कंपनी की बैलेंस शीट है, हम टी शेप पे नहीं बना सकते, हम स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं। मेंशन करेंगे पर्टिकुलर्स।
amount in rupees as on 31st March 25 and amount in rupees as on 31st March 24। तो जब भी आप कोई भी बैलेंस शीट बना रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप करंट ईयर की दे रहे हो, प्रीवियस ईयर की भी हमें इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, आपने 12th में भी सीखा होगा आई थिंक ये। इसका भी पर्पज है, जब 11th क्लास में पहली बार अकाउंट्स पढ़ा था तो उसमें ना एक क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फीचर्स क्या है, कि अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होती हैं। तो वो वाला पॉइंट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स से मैं किसी कंपनी के फिक्स एसेट्स की वैल्यू देख रही हूँ, मान लो मैंने देखा कि रिलायंस के फिक्स एसेट्स की वैल्यू लिखी हुई है 230 करोड़। कुछ भी मुझे इससे मीनिंग ही नहीं निकल रहा, बट अगर मुझे इसके साथ कंपैरेटिवली पिछले साल के एसेट्स की वैल्यू भी गिवन हो तो मैं बेटर उससे एनालाइज कर पाऊंगी, कोई मीनिंग निकाल पाऊंगी कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमेशा हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लायबिलिटीज के बारे में मेंशन करेंगे, शेयर होल्डर फंड्स। और इसकी सारी डिटेल बताएंगे वर्किंग नोट में। फिर उसके बाद आएंगे हमारे पास नॉन करंट बोरोइंग्स, एंड देन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ताकि बैलेंस शीट पूरी क्लीन हो, हम सारी इंफॉर्मेशन वर्किंग नोट में फिल करेंगे और यहाँ पे आके सिर्फ मेंशन कर देंगे कि वर्किंग नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है, सेकंड के अकॉर्डिंग, थर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद इनका टोटल। फिर आएगा हमारा एसेट साइड। एसेट साइड हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमने क्लास में पहले एक बार वर्ड यूज किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सारे फिक्स्ड एसेट्स के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। आप काफी जगह इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आगे से आपको दिखेगी, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेसिकली ये फिक्स्ड एसेट्स है। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। एंड लास्ट में करंट एसेट्स। ठीक है, अब क्योंकि ये चैप्टर कंपनी अकाउंट्स का है तो इसमें जो पहला वर्किंग नोट होगा शेयर होल्डर फंड्स, वो हमें पूरे अच्छे से बनाना होगा। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले हम मेंशन करेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। बताएंगे इक्विटी शेयर्स कितने हैं हमारे, प्रेफरेंस शेयर्स, देन इशूड, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ज्यादातर ये वैल्यूज सेम होती हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी कि इशूड शेयर कैपिटल ज्यादा है, सब्सक्राइब्ड कम है, बट 99% केसेस में रियल लाइफ में भी और आपके क्वेश्चंस में भी इशूड, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप सेम होगी। तो हम बार बार वही सेम इंफॉर्मेशन ही लिखेंगे, हम इकट्ठा ही मेंशन कर देंगे कि इशूड, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ये है। हम लिखेंगे कितने शेयर्स और जो भी उसकी वैल्यू, माइनस कर देंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर, अगर कोई भी कॉल्स इन एरियर है। और हमारे पास आ जाएगी पेड अप शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में हमेशा हमने पेड अप शेयर कैपिटल लिखा।
बाकी सब कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए है, शेयर होल्डर को पता हो कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, एंड में जो पैसे हमें मिल चुके बैलेंस शीट में वही जाने हैं, पेड अप शेयर कैपिटल जाने। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो जो भी कंपनी के पास रिजर्व्स है, एसपीआर, सीआरआर, कैपिटल रिजर्व एटसेट्रा, जो भी रिजर्व्स है, ये टोटल अमाउंट क्या बन जाती है, शेयर होल्डर फंड्स, जो शेयर होल्डर को पैसे देंगे, इसका टोटल जाएगा बैलेंस शीट। तो कैटेगरी का नाम क्या है, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर मतलब जो पैसे हमने शेयर होल्डर को देने हैं, दो चीजें होंगी, एक तो उनकी कैपिटल उनको रिटर्न करनी है, और एक जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो पेड अप शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करके ये टोटल अमाउंट हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट। बिल्कुल आसान सा फॉर्मेट है, याद करते हैं एक बार। अगर मैं, जितने आप लोगों ने 11th क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में, या हमने सीए में भी किया, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हम सब में क्या करते थे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तीन चीजें आती थी हमारे पास, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। सिमिलरली एसेट साइड हमारे पास आता था फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स। उन्हीं चीजों के हमने नाम बदल दिए। अब हमने कैपिटल में, सोल प्रोप्राइटर में तो एक पर्सन अकेला ओनर है, पार्टनरशिप में सिर्फ उसके पार्टनर ओनर है, पर कंपनी के केस में सारे शेयर होल्डर्स ही ओनर है। तो हम लोगों ने कैपिटल की जगह उस कैटेगरी का नाम क्या कर दिया, शेयर होल्डर फंड्स। एंड इसकी डिटेल दे दी हमने वर्किंग नोट में, जो भी शेयर होल्डर की कैपिटल है प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को बोल दिया गया नॉन करंट बोरोइंग्स, एंड देन करंट लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज। उसके बाद एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट्स का नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स दो तरह की हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो तो यहाँ पर ही दिखाई हमने, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जो करंट इन्वेस्टमेंट है आप याद करो, अगर आप लोग करंट रेशियो निकालते हो, रेशियो एनालिसिस हो चुका आप लोगों का चैप्टर, पीछे जो स्टूडेंट बैठे हैं, हो चुका रे। तो जब आप रेशियो एनालिसिस चैप्टर में करंट रेशियो निकालते हो या क्विक रेशियो निकालते हो, उसमें हमने सिर्फ करंट एसेट्स लेने होते हैं, उसमें आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी ऐड करते हो ना। तो जो मेरी करंट इन्वेस्टमेंट्स है, वो लोग, वो चीजें तो कहां पर आ जाएंगी, करंट इन्वेस्ट एसेट्स में ही आ जाएंगी। जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, हमने लॉन्ग टर्म के लिए की हुई है, वो हमारे पास आएंगी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। समझ आई है ना बात अच्छे से, याद हो गया सबको फॉर्मेट, क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले कल वाली क्लास में क्वेश्चन जो हमने किया उसकी बैलेंस शीट स्किप की थी, वो टॉपिक करते हैं, फिर आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन कल हमने कंप्लीट किया था। थर्ड क्वेश्चन में एक तो हमें बोला गया था कि फाइनल कॉल करो 2 रुपीज की, उसके बाद बोला गया कॉल मनी रिसीव हो गई, देन बोनस दे दो 4:1 की रेशियो में, एंड हमें बोला गया जर्नल एंट्रीज करो, और उसके इमीडिएटली बाद बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूरी बैलेंस शीट नहीं गिवन है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या गिवन है, नोट्स परटेनिंग टू द बैलेंस शीट, तो मैं अभी भी पूरी बैलेंस शीट बना ही नहीं सकती, हम उसका एक्सट्रैक्ट ही बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट मतलब सिर्फ उसका एक हिस्सा। तो यहाँ पर अगर हमें सिर्फ, एक्चुअली अब ध्यान से देखो क्या कुछ गिवन है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड की सिर्फ दो ही आइटम्स गिवन। जो लायबिलिटी साइड, ये सब कुछ तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर फंड्स, और सिक्योर्ड लोन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन करंट बोरोइंग्स। तो सिर्फ मुझे दो चीजें गिवन है, हम उन्हीं चीजों को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को फिगर्स याद नहीं होंगी जो हमने कल क्वेश्चन किया था, तो हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं सजेस्टेड आंसर के साथ ही, किस तरीके से प्रेजेंट किए। अभी जो नया क्वेश्चन आएगा उसमें हम प्रॉपरली बनाएंगे। ये देखो उन्होंने कैसे प्रेजेंटेशन की, बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट है उसका, डेट बताई, आफ्टर बोनस, सेपरेटली उन्होंने बताया नोट्स क्या है,
रियल लाइफ में हम लोग कंपैरेटिव कॉलम बनाते हैं, पर क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन ही नहीं है, प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस गिवन ही नहीं, हमने कंपैरेटिव का कॉलम नहीं बनाया। सबसे पहले उन्होंने बताया लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर के फंड्स, जिसकी दो कैटेगरीज बनाई, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन नॉन करंट लायबिलिटीज में जो ओपनिंग में हमें गिवन थी वैल्यू सिक्योर्ड लोन की, सेम वैल्यू यहाँ पर लिख दी 5 लाख। देन मेन है ये वर्किंग नोट, ये टोटल कहाँ से आया, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले आया ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर दोनों। देन इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं, जिसमें से कुछ बोनस इशू है, सबका टोटल यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस में उन्होंने प्रॉपरली प्रेजेंटेशन की कि हमारे पास पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से 35,000 का अभी भी है, बोनस इशू में सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो गया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की अब वैल्यू रह गई नहीं, जनरल रिजर्व भी यूज हो गया, पीएनएल अकाउंट बच गया था तो उसकी बैलेंस हमने, ठीक है। एक क्वेश्चन खुद करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि अभी हमें इसकी वैल्यूज ही नहीं पता थी, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको आईसीआई की बुक में प्रेजेंटेशन दिखाई। आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ आप सब लोगों ने कर ही लिया है। देखो ये कुछ आइटम्स आ रही हैं, सरल लिमिटेड कंपनी के ट्रायल बैलेंस, हमें किसी कंपनी का ट्रायल बैलेंस गिवन है, एंड में हमें बोला गया कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस देगी 1 फॉर एवरी 3 शेयर्स है, 3 शेयर्स के बदले में सबको 1 शेयर मिले। कंपनी ने डिसाइड किया है कि मिनिमम रिडक्शन होनी चाहिए फ्री रिजर्व्स की, अगर कंपनी ये डिसाइड ना भी करती तब भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमें इस चीज की जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो कल वाले क्लास रिवाइज भी करते हैं। बोनस इशू दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है बोनस शेयर, एक हो सकता है बोनस कॉल। बोनस शेयर में हम लोगों को नए शेयर ही दे देते हैं विदाउट कंसिडरेशन, इसीलिए इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, और इसका एक और नाम क्या है, स्क्रिप इशू भी है। एंड एक होता है बोनस कॉल, जिसमें हम उनको सिर्फ एक कॉल की एडवांटेज देते हैं। मेन हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जरूरत पड़ती है वो है कंपनीज एक्ट का रूल, कि सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, हम कहाँ से दे सकते हैं बोनस। तो मैंने कर आपको 4 पॉइंट्स याद करवाए। सबसे पहले हम यूज करते हैं एसपीआर और सीआरआर। एसपीआर सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं अगर वो हमें कैश में मिला, एंड उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने बताया कि हम यूज करते हैं जनरल रिजर्व, और सबसे लास्ट में यूज करते हैं पीएल। पर जो बोनस कॉल है उसमें एसपीआर और सीआरआर अलाउड है। ये तो 4 मेन पॉइंट्स थे, उसके अलावा मैंने कहा था 3 पॉइंट्स हम कल वाली क्लास में याद करेंगे। तो वो 3 पॉइंट्स क्या है, अगर आप अपने नोट्स देखोगे तो सोर्सेज में हमने 3 पॉइंट और लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, एक लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व, और एक लिखा हुआ है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डीआरआर भी लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, तीनों का मीनिंग समझ लेते हैं पहले, उस अपने आप ही याद हो जाए। पहला पॉइंट है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। बच्चे मान लो मैं हर साल शेयर होल्डर्स को 10% डिविडेंड देती, तो मेरे शेयर होल्डर्स मुझे मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर्स भी कम से कम कितना डिविडेंड मिलेगा, 10%। अगर मैं अचानक से अनाउंस कर दूं कि नहीं भाई डिविडेंड 8% मिलेगा, तो मेरे शेयर होल्डर्स इस चीज से नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। तो अगर कोई कंपनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 10% का डिविडेंड दे रही है, या फिर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, पहले साल 10 दिया, फिर 11 दिया, फिर 12 दिया, तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी उसके अकॉर्डिंग सेट हो गई है। बट मैं खुद को प्रिपेयर करना चाहती हूँ आने वाले डिफिकल्ट टाइम्स के लिए। लेट से कोविड आ गया, तो अब तो मुझे कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो अब मैं डिविडेंड कहाँ से लूं, और उस टाइम शेयर होल्डर को डिविडेंड की और ज्यादा जरूरत है। तो कंपनी कई बार कॉन्जर्वेटिज्म का प्रिंसिपल फॉलो करते हुए कि जो भी होने वाले नुकसान है उसकी तैयारी कर लो, पहले से ही रिजर्व बना के रख लेती, कि अगर फ्यूचर में कभी लॉस हुआ और हमें लगा कि हम डिविडेंड पूरा नहीं दे सकते, तो हम इस फंड को यूज करके शेयर होल्डर को कम से कम 10% डिविडेंड तो दे देंगे। इस चीज को क्या बोलते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व।
तो ये पैसे अल्टीमेटली किसे मिलने थे? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो उन्होंने बोला ठीक है, चाहे बोनस के फॉर्म में दे दो। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब भी इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे वापस करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहता पहले मेरी टर्न आनी चाहिए, डिबेंचर होल्डर कहता पहले मेरी टर्न आनी चाहिए। तो जो पैसे इन एनी केस इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने चाहिए थे, कहते वो दे दो। ठीक है ना? तो अगर कोई भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आपके पास पड़ा है, यू कैन यूटिलाइज दैट। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व। तो जब आप लोग 12th क्लास में फॉर फीचर ऑफ शेयर्स करते हो, तो फॉर फीचर के बाद जब आपने री इशू किया तो जो नेट प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल रिजर्व में। वो शेयर होल्डर से ही पैसे आए हैं ना, कहते हैं शेयर होल्डर को देने हैं कि नहीं देने? देने हैं। पर कैपिटल रिजर्व सिर्फ कौन सा यूज कर सकते हो? जो कि आपको अगर कोई काइंड में रिसीव हुआ है वो नहीं यूज कर सकते, अगर कैपिटल रिजर्व कैश में रिसीव हुआ है वो यूज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। हमारी कंपनी इन्वेस्ट ने किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट में भी मैंने शेयर्स में की हो, मे भी मैंने प्रॉपर्टी में की हो, और ये दोनों चीजें ही ऐसी हैं जिनका प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। तो मैं आने वाले फ्यूचर लॉसेस को कवर करने के लिए एक प्रोविजन बना के रखती हूँ। तो मैंने एक प्रोविजन बना रखी है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो लॉस कहां से कवर कर लेंगे? इस रिजर्व से कवर कर लेंगे। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस था किसका? शेयर होल्डर का। इसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर पे पड़ना था। तो उन्होंने हमें तीन और चीजें अलाउ कर दी कि इनको भी आप यूज कर सकते। सबसे पहले तो हम हमेशा यूज करेंगे एसपीआर और सीआरआर। सबसे एंड में यूज करेंगे जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। बहुत रेयर चांसेस, 0.1% चांसेस आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें इनमें से कोई तीन रिजर्व हो। ये तीनों भी बोनस देने के लिए अलाउड है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अगर वो कैश में मिला है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ध्यान में रहेगा ना? स्पेशल पॉइंट्स में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, मैंने लिखवाए थे ना स्पेशल पॉइंट्स कल। कैन बी यूज्ड 4 years after its creation। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 2025 में बनाया है, मैं साथ के साथ नहीं यूज कर सकती। तो पहले समझाते हूँ। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आप साथ के साथ नहीं यूज कर सकते। मैंने इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्यों बनाया था, रिजर्व क्यों बनाया था? क्योंकि मुझे लगता था इन्वेस्टमेंट का प्राइस फ्लक्चुएट करे, उस लॉस को कवर करने के लिए। फिर वो पैसे अपने पास रखूं ना, वो पैसे शेयर होल्डर को क्यों बांटते हैं? कहते 4 साल तक आपने कम से कम पैसे अलाउंस रिजर्व में रखने। मान लो 4 ईयर तक लैंड की वैल्यू में कोई डेप्रिसिएशन हुई नहीं, लैंड की वैल्यू तो इंक्रीज ही कर रही है, शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है या स्टेबल ही है। तो 4 ईयर्स के बाद तो इकोनॉमिक जो साइकिल्स होते हैं वो साइकिल चेंज ही हो गया। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, किसी को पता है आजकल गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है? कितना चल रहा है गोल्ड का प्राइस? 1,30,000 के आसपास पहुंच गया है ना? अब अगर मैं आपको बोलूं लेट से मेरे पेरेंट्स के टाइम, जब मेरे पेरेंट्स शायद कॉलेज में होंगे, शायद गोल्ड का प्राइस 10-20 हजार ही होगा। अब अगर आज मैं आपसे पूछूं क्या गोल्ड का प्राइस कभी भी 50,000 से कम होगा? अब अगर मार्केट में डिप आएगा ही, लेट कुछ टाइम पहले तक की गोल्ड का प्राइस 80 था, एकदम से 130 हो गया। कभी ना कभी कम तो होगा, पर इतना कम तो नहीं होगा ना वापस से 50 आ जाए। तो कहते हैं अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स के लॉस को कवर करने के लिए रिजर्व बना लिया, अगर कोई मेजर लॉस होना होता तो वो एक इकोनॉमिक साइकिल में हो जाता। अब वैल्यू पक्का डिक्रीज तो नहीं होगी, हाँ ये हो सकता है प्रॉफिट कम हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो, एक जगह पे आके एक चीज का प्राइस सेट हो गया। तो 4 ईयर्स के बाद आप इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को यूज कर सकते। लॉजिक समझ आया क्यों बनाया गया रूल्स? तीन उन्होंने हमें और चीजें अलाउ की जो कि बोनस इशू के लिए यूज हो सकती हैं। कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। पर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कब यूज हो सकता है? क्रिएशन के 4 ईयर्स के बाद। डन? अब ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, फटाफट कर दो, आसान का क्वेश्चन है।
कंपेयर कर लो भाई सब लोग। हमें टोटल 1,50,000 रुपीज चाहिए। 1,50,000 कैसे आया? कंपनी के 4,500 शेयर्स हैं और कंपनी 3 शेयर्स के बदले में 1 शेयर दे रही है, तो कंपनी को कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 1,500। 1 शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज, तो टोटल कंपनी को 1,50,000 चाहिए। सबसे पहले यूज करेंगे एसपीआर को, सीआरआर को, जनरल रिजर्व को, तो यहां से आपका आंसर चेक होगा। जनरल रिजर्व का आपने 40,000 यूटिलाइज किया, बोनस फंड में डालेंगे और अल्टीमेटली उसमें से शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई होप सबका ठीक है। किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, हमें कुछ नोट्स गिवन है ब्राइट लिमिटेड कंपनी के। कंपनी की शेयर कैपिटल गिवन है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है। क्वेश्चन के एंड में हमें बताया गया कि 2 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल की है 2 रुपीज की। सारे पैसे हमें अप्रैल में रिसीव हो गए। 1 जून को कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस देंगे। 2 for every 5 शेयर है, 5 शेयर्स के बदले में 2 शेयर देंगे। हमें इन सब चीजों की जर्नल एंट्री करनी है और नोट्स बनाने हैं शेयर कैपिटल के एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस के, जो भी बैलेंस शीट के लिए आप बनाओगे इमीडिएटली आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो मैं इस क्वेश्चन में साथ में बैलेंस शीट भी बनाऊं। तो इस क्वेश्चन से हम पूरा चैप्टर ही रिवाइज करते हैं। फाइनल कॉल भी ड्यू करनी है और रिसीव करनी है, बोनस की जर्नल एंट्रीज भी करनी है, नोट्स भी बनाने हैं और बैलेंस शीट। ठीक है, फिर नए टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर्स हैं कितने? कंपनी के टोटल 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं। 10 रुपीज का 1 शेयर है, 8 रुपीज कॉल्ड एंड पेड अप है। तो 10 करोड़ शेयर्स में हमने 2 रुपीज कॉल करनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपकी बुक में? 7। हम लोग आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। In the books of Bright Limited, जर्नल, क्वेश्चन में डेट्स गिवन है तो हम लोग डेट्स डेफिनेटली बताएंगे। डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। 2 अप्रैल 2022 को फाइनल कॉल की, तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। being call made on 10 CR shares at ₹2 each। मैं सारी वैल्यूज करोड़ में मेंशन कर रही हूँ, तो मैंने टाइटल में ही लिख दिया। टोटल 20 करोड़ की कॉल हो। चले आगे। देन 20 अप्रैल 2022 को कहते सब लोगों ने पैसे दे दिए, तो हमारे पास एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। 20 CR हमें रिसीव हो गया, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव। इसके बाद अब हमें बोनस देना है। बोनस के लिए मुझे पहले तो कितने शेयर देने हैं बोनस में कैलकुलेशन करना। उन्होंने लिखा हुआ है 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर। 4 करोड़। नंबर ऑफ शेयर हमें कितने देने पड़ेंगे? 4 करोड़। कंपनी के पास टोटल 10 CR शेयर है, उन्होंने बोला 5 शेयर्स के बदले में आपने 2 शेयर देने हैं, तो मुझे टोटल कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? ऐसा ही करेंगे ना। तो मुझे 1 शेयर है 10 रुपीज का, टोटल कितने पैसे चाहिए? 40 करोड़। 40 करोड़ रुपीज कहां से आएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे मुझे वैल्यू लैक्स में गिवन है, तो इसे भी लैक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। करोड़ को लैक्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दें 100 से। हमें कितने पैसे चाहिए? 4,000 लैक्स। ठीक है,
कहाँ से आएंगे? सबसे पहले एसपीआर को यूज कर लेंगे, पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। देन हम सीआरआर को यूज कर लेंगे, वो भी पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। जनरल रिजर्व में से बैलेंसिंग फिगर तो बताओ, 4000 माइनस 2000 माइनस 1485। जनरल रिजर्व में से कितने फंड्स यूज करने पड़ेंगे हमें? कितना? 5। हाँ जी, कंफर्म करो, ये सबको समझ आया ना? मैंने क्या नहीं समझ आया? बच्चे सबसे पहले तो ये देखो, टोटल 10 करोड़ शेयर है कंपनी, 5 शेयर के बदले में 2 शेयर देने, तो टोटल मैंने कितने शेयर देने हैं? 4 करोड़। एक शेयर है 10 रुपए का, तो मुझे पैसे कितने चाहिए? 4 करोड़ इंटू 10, 40 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। ठीक है, अब मुझे जो ओरिजिनली बैलेंस शीट गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है? सारी इंफॉर्मेशन लैक्स में गिवन है, तो करोड़ को लैक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं? 10 लैक्स होते हैं ना, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। 100 लैक्स होते हैं, 1 करोड़ में 100 लैक्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। 40 इंटू 100, बेसिकली 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लैक्स। ये बात तो आप सबको पता है ना? तो 40 करोड़ कितने लाख के बराबर होंगे? ठीक है, क्लियर है ना सबको? यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन करोड़ में दी है, यहाँ पर लैक्स में दी है। बस ये छोटे से पॉइंट का ही ध्यान रखना कि हम फंड्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब मुझे टोटल 4000 लाख रुपए चाहिए। सबसे पहले एसपीआर यूज किया, सीआरआर यूज किया, जो भी बैलेंस बच गया था वो बैलेंसिंग फिगर हमने कहाँ से यूटिलाइज कर ली? जनरल रिजर्व्स। एसपीआर 20, सीआरआर 14.85, जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 5.15, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। ठीक है ना? मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने ऊपर लिखा था मैं सारी इंफॉर्मेशन करोड़ में दे रही। अगर आप किसी को नहीं समझ आया तो मैं क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन लैक्स में कर देती हूँ। ओरिजिनल बैलेंस शीट में सारी इंफॉर्मेशन किस में गिवन है? लैक्स में गिवन है, तो आप लैक्स में सब कुछ कन्वर्ट कर सकते हो। इस केस में अगर 10 करोड़ शेयर है, 2 रुपीज का है, हम मुझे टोटल 20 करोड़ चाहिए, तो लैक्स में कितना बन जाएगा ये? 2000। तो सेकेंड एंट्री भी हो जाएगी 2000 के साथ, अगर आप लैक्स में करोगे। अब 2000 फाइनल कॉल थी, उसके बाद मुझे टोटल 4000 लैक्स चाहिए बोनस डिक्लेयर करने के लिए, तो सब जगह बस 2 जीरोस रखते हैं, फिर आपका ये आंसर हो जाएगा। लैक्स में चेक करोगे तो दोनों चीजें ठीक है, जैसे आपको समझ आए। अब हम बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स मेड, एंड लास्ट पॉइंट, बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 lakh shares of ₹10 issued as bonds। आसान है, सबको समझ आया? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मगर जैसे फाइनल कॉल रिसीव और वो नहीं दिया तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे? बच्चे ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, अगर बोनस शेयर हो रही हैं तो हमें पहले खुद ही फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव करनी पड़ेगी, क्योंकि बोनस शेयर सिर्फ फुली पेड अप शेयर्स को किया जा सकता है। ओके मैम। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ने डिमांड किए हैं नोट्स, तो सबसे पहला नोट बनाते हैं। उन्होंने हमें स्पेसिफिकली बोला शेयर कैपिटल का अलग नोट बनाओ और रिजर्व्स एंड सरप्लस का अलग। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। वैसे तो आपको याद हो जाना चाहिए,
अगर बाय चांस याद नहीं हुआ है तो जो क्वेश्चन में फॉर्मेट गिवन है वही फॉर्मेट। ऑथराइज शेयर कैपिटल उन्होंने बताई 20 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच। ऑथराइज में कोई भी चेंज नहीं है। अगर क्वेश्चन में सब कुछ लैक्स में लिखा है तो सब जगह ही लैक्स में लिखना है। उसके बाद इशूड, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप। सेम क्वेश्चन वाला फॉर्मेट ही उठा रही हूं मैं। उन्होंने भी हमें यहाँ पर इशूड एंड सब्सक्राइब बताई है, हम भी वही चीज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने इशूड एंड सब्सक्राइब में बताया 10 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच, पर अब हमारे पास क्या और 8 पेड अप थे, पर अब तो वो फुली पेड अप हो गए। तो अब हम लिखेंगे 10 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच, प्लस हम लोगों ने 4 करोड़ नए शेयर भी इशू कर दिए, तो टोटल कितने बन गए हमारे पास 14 करोड़ शेयर्स। ये सबको समझ आया ना 14 करोड़ शेयर्स कैसे आए। अगर किसी को नहीं समझ आया तो देखो, ओरिजिनली क्वेश्चन में गिवन था कि 10 करोड़ शेयर्स हैं एंड 8 रुपीज पेड अप है। फिर हम लोगों ने फाइनल कॉल मंगवा ली 2 रुपीज, तो हमारे पास बन गए 10 करोड़ शेयर ऑफ ₹10 ईच। फिर हम लोगों ने 4 करोड़ शेयर और इशू कर दिए, तो हमारे पास बन गए 14 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच। मैंने इसे लैक्स में कन्वर्ट करके लिख दिया। टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 14,000। ये आ गई हमारी इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बारे में बताया गया 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी, वो भी मेंशन कर देंगे। 11% 2 CR क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, वैल्यू आ जाएगी 2000 लैक्स। तो टोटल अमाउंट बन गई हमारे पास 14,000 प्लस 2000 16,000। ठीक है, मैं आगे चल सकती हूँ, सबको समझ आया ना। क्या ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल तो उतनी रहेगी 20 CR। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कंपनी लीगली मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे ही हम रिजर्व्स एंड सरप्लस सेकेंड वर्किंग नोट बना लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बैलेंस शीट में मैंने अभी तो बताया सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल जब, जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो ऑथराइज का हिस्सा ही तो है, दो बार थोड़ी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस उसी का एक पार्ट है। तो बैलेंस शीट में सिर्फ 16 है। यस, बाकी सबकी भी क्लैरिफिकेशन के लिए, बैलेंस शीट में जो टोटल अमाउंट जानी है वो सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल जानी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का कोई लिंक नहीं बैलेंस शीट वैल्यू के साथ, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इनर कॉलम में लिख। रिजर्व्स एंड सरप्लस में CRR खत्म हो गया, सारा यूज हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी खत्म हो गया, सारा यूज कर लिया। जनरल रिजर्व 1040 में से हमने कितना यूज कर लिया 515, तो हमारे पास जनरल रिजर्व कितना बच गया 525। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास सारा पड़ा है, हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया। हमारे पास है 273, 790। क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप सबको पूरे अच्छे से समझ आया है। स्टडी मटेरियल का 8th क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, राइट इशू। जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है मुझे बता देना। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 8 इज होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
राइट इशू। जैसे हमने कल पहले समझा था कि बोनस इशू होता क्या है, आज पहले समझते हैं राइट इशू क्या होता है। साथ साथ अपने नोट्स को भी रिवाइज करते हैं, नोट्स को साथ साथ रेफर करो। हम लोगों ने कल क्लास में सबसे पहले ये लिखा था कि बोनस इशू का मतलब क्या होता है। बोनस इशू का मतलब होता है कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करते हैं बिना किसी भी कंसिडरेशन के, प्रपोर्शनेट मैनर में करते हैं, सब लोगों को ये ऑफर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बोनस इशू। फिर हमने लिखा इसकी टाइप्स क्या क्या होती है। एक होता है बोनस शेयर, एक होता है बोनस कॉल। बोनस शेयर में लोगों को शेयर मिलते हैं बिना कंसिडरेशन के, फुली पेड अप शेयर होल्डर्स को ही बोनस शेयर दिए जा सकते। बोनस कॉल में जो उनकी फाइनल कॉल पेंडिंग थी, हम बोलते हैं कि फाइनल कॉल ऐसे मान लो रिसीव हो गई, फ्री में ही हम उसको क्रेडिट दे देते हैं, इसे बोलते हैं कॉल एडवांटेज। ये पार्टली पेड अप शेयर्स को मिलती है। थर्ड टॉपिक था हमारे पास सोर्सेज क्या है। तो सोर्सेज में सबसे एंड में यूज करना होता है जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। सबसे पहले यूज करना होता है एसपीआर एंड सीआरआर। स्पेशल केसेस में तीन आइटम्स और आ सकती हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अगर वो कैश में रिसीव हुआ है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अगर वो क्रिएट होने के 4 इयर्स के बाद भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो हम उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे नोट्स में क्या था, जर्नल एंट्रीज, और फिर हमने कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखे थे ना, अफेक्ट लिखा था उसका। तो मेन अफेक्ट इसमें ये था कि ईपीएस इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है बोनस से, डिक्रीज। अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, अर्निंग्स तो उतनी है, नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। अब अगला पॉइंट है राइट इशू। इसे लिखने से पहले समझो बच्चे, कंपनी में ना 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। क्या इस लाइन को सब लोग समझते हैं? कंपनी में क्या होता है, एक शेयर का एक वोट होता है। व्हाट आई मीन बाय दिस, मान लो दो कंपनीज हैं, एक है एक्स लिमिटेड, इसमें 3 शेयर होल्डर्स है। पी के पास कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, क्यू के पास कंपनी के 50,000 शेयर्स हैं, एंड आर के पास कंपनी के 20,000 शेयर। तो टोटल कंपनी के शेयर्स कितने हो गए, 80,000। अब बिजनेस की कोई मीटिंग चल रही है, लेट्स से बिजनेस में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि हम चंडीगढ़ में नई ब्रांच ओपन करें या ना करें। तो वोटिंग में पी ने बोला कि हाँ नई ब्रांच ओपन करनी चाहिए, आर ने भी बोला कि नई ब्रांच ओपन करनी चाहिए, पर क्यू को लगता है कि नई ब्रांच ओपन नहीं करनी चाहिए। तो फाइनल डिसीजन क्या हो, नहीं होगी ओपन। दो लोग बोल रहे हैं कि करनी है, एक पर्सन बोला नहीं करनी है, तो क्योंकि पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन मैटर ही नहीं करता, मैटर क्या करता है, नंबर ऑफ शेयर। टोटल 80,000 शेयर्स है, तो मेजोरिटी कब होगी, जब 40,000 शेयर्स वाले लोग फेवर में बोलेंगे। तो वही काम होगा जो जिनके पास टोटल कम से कम 40,000 शेयर्स। क्यू के पास अकेले के पास ही कितने शेयर्स हैं, 50,000। तो जो क्यू बोलेगा वही होगा कम। व्हाट आई मीन टू से इज, मान लो मैं रिलायंस कंपनी के 1 लाख शेयर खरीद, पर अंबानी जी के पास कंपनी के 60% शेयर्स हैं, तो क्या मैं कोई भी रिलायंस का डिसीजन ले सकती हूँ? मेरे कोई वैल्यू ही नहीं है। 60% शेयर तो अंबानी जी के पास ही है, तो मेजोरिटी तो उनके पास ही पड़े हैं शेयर, जो भी उनका डिसीजन होगा वही क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा। मान लो ये एक्स लिमिटेड की जगह एक पार्टनरशिप फॉर्म हो, लेट्स से सेम क्वेश्चन है बट पार्टनरशिप अकाउंट्स का क्वेश्चन, एंड नाम है मेजर्स एक्स। इस फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, पी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, क्यू ने भी 10,000, 50,000 इन्वेस्ट किए, आर ने 20,000। पी और क्यू कहते ब्रांच खोलनी है, पी और आर, क्यू कहते ब्रांच नहीं खोलनी। तो फाइनल डिसीजन क्या होगा, ब्रांच ओपन होगी या नहीं होगी, ओपन हो गई। इन दिस केस ब्रांच विल ओपन। ऐसा क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1। तुम्हें नंबर ऑफ पर्सन की मेजोरिटी चाहिए। तो आप स्पेशल पॉइंट जहां पे आपने लिखे हैं वहां पे एक चीज लिखो, कंपनी में क्या होगा, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, एंड फर्म में क्या होगा, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट।
ठीक है, अगले पॉइंट पे आ रही हूं मैं। सेम एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। कंपनी है एक्स लिमिटेड, 3 लोग हैं पी क्यू एंड आर। पी ने कंपनी के 10,000 शेयर परचेज किए, क्यू ने 50,000 परचेज किए, आर ने 20,000 परचेज किए, टोटल कंपनी के 80,000 शेयर्स। अब मान लो कंपनी ने नया प्रोजेक्ट करना है, नए प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को 2 लाख रुपीज और चाहिए, तो कंपनी ने बोला हम शेयर इशू कर देते हैं, तो कंपनी ने 20,000 शेयर इशू की। ठीक है, अभी मुझे बताओ पी का वोटिंग रेशियो क्या है? 1/8 परसेंटेज में कितना बनेगा? पी के वोट की कितनी पावर है? 12.5%। क्यू के वोट की कितनी पावर है? 52.5। अगर हम ये देखें किसके वोट की कितनी पावर है, तो पी के वोट की कितनी पावर है? 12.5%, क्यू की 62.5% और आर की 25%। अब कंपनी ने बोला कि मुझे नया बिजनेस करने के लिए और पैसे चाहिए, एंड लेट से कंपनी के पास एक पर्सन आया, अमन, कहता ठीक है मैं ले लेता हूँ कंपनी के शेयर, आपकी कंपनी में तो बहुत प्रॉफिट होता है। तो हमने अमन नाम के पर्सन को 20,000 शेयर दे दिए। जब कंपनी ने अमन को 20,000 शेयर दे दिए, तो कंपनी के टोटल कितने शेयर बन गए? 1 लाख। अब पी के शेयर की वैल्यू कितनी रह गई? पी के वोट की वैल्यू कितनी रह गई? 10%। क्यू के वोट की वैल्यू कितनी रह गई? आर के वोट की वैल्यू, और अमन के वोट की वैल्यू भी कितनी रह गई? मतलब कि पहले पी के वोट की वैल्यू 12.5% थी, अब वो कम हो गई, 10% हो गई। पहले क्यू के वोट की वैल्यू कितनी थी? 62.5, अब वो क्या हो गई? कम हो गई 50%। बच्चे मैंने मान लो आरएमएस, मैं आरएमएस की फाउंडिंग मेंबर हूँ, फ्यूचर में आरएमएस को लगे कि मुझे और पैसों की जरूरत है, मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना है, उन्होंने आशा को कुछ शेयर इशू किए, और आशा के पास कंपनी के 60% शेयर है, मेरे शेयर सिर्फ 40% ही है, मेरे से पूछे बिना ही मेरी वोटिंग पावर कम कर दी गई, क्या ये फेयर होगा? क्या अगर ऐसा होने लग जाए लोग कंपनी के शेयर खरीदेंगे? जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग पावर उनसे पूछे बिना थोड़ी कम की जा सकती है। पर अब कंपनी करे क्या? कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, तो कंपनी ये पैसे कहां से इकट्ठे करे? तो कंपनीज एक्ट में एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, राइट इशू। राइट इशू का मतलब ये है, कहते हैं जब भी कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी सबसे पहले पुराने शेयर होल्डर को ऑफर दे कि तुम और शेयर खरीद। ठीक है, अब कंपनी के पास पहले कितने शेयर थे? 10,000, 50,000, 20,000, टोटल कंपनी के 80,000 शेयर। कंपनी को और कितने चाहिए थे? मतलब कि 4:1 की रेशियो है, तो कंपनी सबको 4:1 के रेशियो में ऑफर देगी कि और शेयर खरीद लो। पी के पास पहले 10,000 शेयर थे, तो कंपनी ने बोला 2,500 और खरीद, डिवाइड बाय 4। क्यू को भी बोला 50,000 डिवाइडेड बाय 4, 12,500 और खरीद लो, एंड आर को भी बोला 5,000 और खरीदो, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 20,000 शेयर हो गए। अब पी के टोटल शेयर्स कितने बन गए? 12,500। क्यू के टोटल कितने शेयर्स बन गए? एंड आर के टोटल शेयर कितने बन गए? टोटल शेयर हो गए, और अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, पी की परसेंटेज कितनी आएगी? 12.5, क्यू की 50 एंड आर की 25। जो ओरिजिनल वोटिंग पावर थी अभी भी क्या है? वो सेम है। कंपनी में क्या होता है? एक शेयर की एक वोट होती है। अगर कंपनी किसी भी नए पर्सन को शेयर देगी, तो पुराने शेयर होल्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसे बोलते हैं वोटिंग पावर डाइल्यूट हो जाना। जैसे अगर दूध में पानी डाल देंगे तो दूध की क्वालिटी कम हो जाएगी, मिल्क विल डाइल्यूट। अगर कंपनी में नया शेयर होल्डर आ जाएगा, तो पुराने शेयर होल्डर की वोटिंग पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसीलिए कंपनीज एक्ट कहता तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े, सबसे पहले तुमने क्या करना है? पुराने शेयर होल्डर के पास जाना है, उसे ऑफर देना है कि तुम कंपनी के और शेयर खरीद। अगर उसने खरीद लिए तो ठीक है। मान लो आरएमएस को पैसों की जरूरत पड़े, आरएमएस मेरे पास आए, मुझे बोले कि मैम आपके पास 60% शेयर है, आप हमें कंपनी के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप 60% पैसे आप दे दो। अगर मेरे पास, मैंने खरीद लिया तो मैं खरीद लूं,
अगर मैंने नहीं खरीदने तो कंपनी ने अब मनवीर को सेल कर दी, तो अब भी मेरी वोटिंग पावर तो कम हुई है, पर वो मेरी मर्जी से कम हुई है ना। समझ आइए बात। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट इशू। जब कंपनी पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफर देती है टू परचेज न्यू शेयर्स ऑफ कंपनी, और ये ऑफर प्रोपोर्शनल रेशियो में देती है, जितने शेयर तुम्हारे पास पहले थे उसी रेशियो में तुम्हें नया ऑफर मिले। मेक सेंस? पक्का सब कुछ क्लियर हुआ है, राइट? इसे लिखते हैं। जो कुछ अभी तक समझा पहले वो लिखते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट इशू? Company gives right to existing shareholders to purchase new shares in proportionate manner. कंपनी पुराने शेयर होल्डर्स को राइट देती है कि तुम नए शेयर खरीद लो प्रोपोर्शनेट मैनर में। दिस इज डन बिकॉज वोटिंग पावर of existing shareholders can't be decreased without their consent. हम किसी से पूछे बिना उसकी वोटिंग पावर कम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग सबसे पहले किसको ऑफर देते हैं, पुराने शेयर होल्डर को ऑफर देते हैं। इसी चीज को बोलने का एक तरीका है टू अवॉइड डाइल्यूशन इन वोटिंग। किसी ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू में इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो ये वर्ड मैं बताना चाहती हूँ, ध्यान में रखना है। ऐसा हम क्यों करते हैं, वोटिंग पावर की डाइल्यूशन को अवॉइड करने के लिए, कि ऐसा ना हो। कंपनी में फंड रेज करने का साइकिल पता है क्या है? लेट्स से टाटा मोटर्स को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए। टाटा मोटर्स ने सोचा कि सारी कंपनीज ई कार बना रही हैं, तो हम भी ई व्हीकल बनाते हैं। अब उनको इस चीज के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, तो 500 करोड़ रुपए लोगों से इकट्ठे करने हैं। उसमें क्या होगा, कंपनी सबसे पहले अपना इंटरनली प्लान करेगी, फिर एक प्रोस्पेक्टस बनाएगी, फिर उसकी कंपनीज एक्ट से कोर्ट से अप्रूवल लेगी कि हम शेयर इशू कर सकते हैं कि नहीं, सेबी से अप्रूवल लेगी कि आप हमें अलाउ करोगे कि नहीं। सब लोगों से जब अप्रूवल मिल गया, फिर मार्केटिंग करेगी कि भाई देखो हमने नया प्रोजेक्ट निकालना है, हमें टोटल 500 करोड़ रुपए चाहिए, टाटा इतना ट्रस्टेड ब्रांड है, अगर आपको हमारे ब्रांड पे भरोसा है आप हमारे शेयर खरीदो। फिर अगर आप लोगों को उनका ऑफर अच्छा लगा तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाओगे, फिर आप उनके शेयर्स में अप्लाई करोगे। जब आप शेयर्स में अप्लाई करोगे, देयर कैन बी अंडर सब्सक्रिप्शन, देयर कैन बी ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या पता बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो कंपनी का शेयर परचेज करने में, शेयर का जो प्राइस है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे शेयर इशू हो, हाईली प्रीमियम पे इशू हो। क्या पता लोग इंटरेस्टेड ही ना हो, लोगों को लगे कि इतने सारे ब्रांड्स ऑलरेडी ई व्हीकल लेके आ चुके हैं, तो टाटा मोटर्स अब शुरू कर रहे हैं, क्या ये तो उनके अकॉर्डिंग उतनी अच्छी कार बना ही नहीं पाएगा। तो जो उनका इशू है, आईपीओ उन्होंने निकाला, वो सक्सेसफुल भी हो सकता है और वो फेल भी हो सकता है, और कंपनी ऐसा कर ही नहीं सकती। टाटा मोटर्स को सबसे पहले तो राइट किसे देना पड़ेगा, पुराने शेयर होल्डर्स को। अगर पुराने शेयर होल्डर्स ने शेयर ना खरीदे तो कंपनी नए शेयर होल्डर के पास जाएगी। समझ आई है मेरी बात? रियल लाइफ में किसी कंपनी को पैसे इकट्ठे करने के लिए कितना बड़ा सर्कल फॉलो करना पड़ता है। पहले तो हम पुराने शेयर होल्डर से परमिशन मांगेंगे। अगर उनको लगा कि भाई आइडिया तो अच्छा है पर हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो बोलेगी ठीक है तुम मार्केट से पैसे ले लो, मेरे पास तो पैसे है नहीं, तुम जाओ मार्केट से ले लो। मार्केट से लेने में इतना बड़ा सर्कल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे पैसे आज चाहिए, शायद मुझे 5-6 मंथ्स के बाद मिलेंगे। दिस होल प्रोसेस विल टेक मिनिमम 5 to 6 months। सब अग्री करते हैं ना इस बात पे? तो अब जब कंपनी पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफर देती है राइट इशू का, ज्यादातर वो जो ऑफर देती है एट अ प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस। व्हाट आई मीन इज, मान लो
टाटा मोटर्स के शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 550। फेस वैल्यू अलग चीज होती है, मार्केट प्राइस अलग। शायद शेयर की फेस वैल्यू कितनी हो, 10 रुपीज हो, पर मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 530। अब कंपनी को और पैसे चाहिए। कंपनी मार्केट में शेयर इशू करने से पहले किसके पास जाएगी, एग्जिस्टिंग शेयर। लेट्स से मैं कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, कंपनी मेरे पास है। कंपनी कहती है एनी हमें नए बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, आप हमारे शेयर खरीद लो। हमने सारे शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया है 2:3 रेशियो में कि आप 3 शेयर के बदले में 2 शेयर और खरीद सकते हो, और हमने ये ऑफर दिया है 415। वो अपने ऑफर को अट्रैक्टिव बनाएगी। कैसे अट्रैक्टिव बनाएगी, वो जो मुझे प्राइस बताएगी, वो प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस से कम हो। ठीक है, ऐसा कंपनी क्यों कर रही है, कंपनी को इसमें क्या फायदा हो रहा है, कंपनी के सारे एडवर्टीजमेंट के पैसे बच गए। अगर हम मान लो हम सब लोग टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर है, अगर हम सब लोगों को ऑफर अच्छा लगा और हम ये शेयर ले लें, तो अगर हम रिजेक्ट करते कंपनी को कितनी देर बाद पैसे मिलते हैं, शायद मिलते शायद नहीं। इतनी सारी कंप्लायंस करने के बाद कंपनी ने 6 महीने की सारे एक्सपेंस बचा लिया, तो कंपनी ने एक्चुअली वो एक्सपेंस हमें पास ऑन कर दिया। तो राइट इशू जनरली किस प्राइस पे दिया जाता है, एट अ प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस। ठीक है, अब देखो मैं भी खुश, मेरे पास ऑफर आया है कि मैं 530 का शेयर कितने में खरीद सकती हूँ, 450। लेट्स एज्यूम मेरे पास 10,000 शेयर्स, तो पहले तो मैं कितने शेयर खरीद सकती हूँ, रेशियो थोड़ी इजी बना लेते हैं, 3:2 बना लेते हैं कि मैं 2 शेयर के बदले में 3 शेयर खरीद सकती हूँ। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, मैं कितने शेयर खरीद सकती हूँ कंपनी के, मार्केट प्राइस चल रहा है 530 और मैं परचेज कर सकती हूँ इसे 450। मतलब मान लो मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं शेयर खरीदना ही नहीं चाहती, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, मैं सोचूंगी चलो लोन ले लेते हैं, 15 दिन के लिए लोन ले लेते हैं, किसी फ्रेंड से, अपने फादर से, किसी से 15 दिन के लिए लोन ले लेते हैं। तो मैं लोन लूंगी, शेयर खरीद दूंगी 450 में, थोड़े दिनों बाद ही सेल कर दूंगी, मुझे एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो मुझे टोटल कितनी इनकम हो गई, ठीक है, समझ आया। तो शेयर होल्डर भी खुश, मुझे भी प्रॉफिट हो गया, कंपनी भी खुश, क्योंकि उसे जो पैसे 6 महीने बाद मिलने थे, शायद मिलने थे, उसे आज मिले। मेक सेंस। और कंपनी ने जो मार्केटिंग करनी थी वो मैं नहीं करती, मैंने ही मार्केटिंग कर दी ना कि मेरे पास टाटा मोटर का ऑफर आया है, मैंने शेयर खरीदे, राइट। तो नेक्स्ट लाइन लिखोगे आप, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे राइट इशू इज जनरली मेड एट अ प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस। मैंने वर्ड लिखा है जनरली, ये एमपी मत लिखना, मार्केट प्राइस पूरा वर्ड लिखना, कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करने नोट्स में, ऐसा ना हो जब एग्जाम के टाइम रिवाइज करो तो समझ ही ना आए। ये कोई रूल नहीं है, पर ज्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। टू अट्रैक्ट द शेयर होल्डर, द शेयर होल्डर कैन either accept the offer or ट्रांसफर इट। जो शेयर होल्डर है वो ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है, और वो चाहे तो अपना ऑफर किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है। ट्रांसफर करने को हम लोग लीगली बोलते हैं रिनाउंस करना। समझाती हूँ कैसे, लिख लिया सबने बच्चे। मेरे पास ऑफर था कि मैं कंपनी के 10,000 शेयर खरीद सकती हूँ, सॉरी 15,000, 10,000 शेयर मेरे पास ऑलरेडी थे, और मेरे पास ऑफर था कि मैं 15,000 शेयर और परचेज कर सकती हूँ।
मार्केट प्राइस चल रहा है 530 और मेरे पास ऑफर था कि मैं परचेज कर सकती हूँ 450 में। तो मैंने अभी आपको ये लिखवाया कि या तो मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं, मेरे पास अकाउंट में पैसे पड़े या मैं शेयर खरीद लूं। पर मान लो मेरे पास पैसे नहीं पड़े और मैं लोन भी नहीं लेना चाहती, मैं अपने बिजनेस में फोकस कर रही हूँ, मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं है, मैं नहीं लेना चाहती, तो मैं अपना ऑफर किसी और पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकती हूँ। मैंने अपने फ्रेंड हिमांशु को बोला, हिमांशु मेरे पास एक ऑफर है, एक कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस है 530 एंड मैं तुम्हें वो सेल कर दूंगी 480। तो अगर हिमांशु शेयर्स का बिजनेस करता है, वो मेरे से ये शेयर खरीदेगा या नहीं? मैं कोई झूठ तो बोल ही नहीं रही, वो मार्केट से चेक कर सकता है। वो चेक करेगा टाटा मोटर के शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, 530, मैं उसे शेयर कितने में दे रही हूँ, 480 में। तो मेरे पास बैठे बैठे ही कितनी इनकम हो गई, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कितनी इनकम हो गई, 15,000 इंटू 30 रुपीज। 30 रुपीज कैसे, मुझे कंपनी से मैंने कितने के खरीदने थे, 450 के, और मैंने हिमांशु को बेच कितने के दिए, 480। मुझे कितना प्रॉफिट हो गया पर शेयर, 30 रुपीज, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई लोन के। एंड हिमांशु को भी प्रॉफिट हो गया। हिमांशु को कितना प्रॉफिट हो गया, उस मार्केट प्राइस कितना था शेयर का, 530, उसने शेयर कितने का खरीदा, 480, उसे एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो गया, कंपनी को भी फायदा है। कंपनी को जो पैसे 6 महीने बाद मिलने थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो तुम्हें पता ही है, उसे वो पैसे आज ही मिल गए, वो बिजनेस करेगी और उस पैसों को ग्रो करेगी। जो पैसे उसे शायद मिलने थे मार्केटिंग की मेहनत करने के बाद, उसे बिना किसी एफर्ट के आज ही पैसे मिल गए। मतलब मैंने ही कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर दी, कंपनी को आईपीओ निकालना ही नहीं पड़ा, सेबी से परमिशन लेनी नहीं पड़ी, मैंने खुद ही एक नए पर्सन को कंपनी का क्या बना दिया, शेयर होल्डर बना दिया। मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? सारा टॉपिक एक बार रीड करो, ये चैप्टर की थ्योरी है, अभी इसका अकाउंट्स पढ़ेंगे। डन, सबका हो गया जी। अब ये जिस प्राइस पे मैंने सेल किए, मुझे 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया ना, ये 30 रुपीज मैंने कैसे एस्टिमेट लगाया, मतलब मैंने क्या कैलकुलेशन की कि 30 का देना चाहिए, 510 का भी तो हो सकता था, 520 का भी हो सकता था, ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये हमारा अकाउंट्स का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में अब आप नोट करेंगे। वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट, मैंने अपना राइट हिमांशु को ट्रांसफर कर दिया कि तुम मेरे भी हाफ पे कंपनी का शेयर ले लो 480। तो मैंने ये 480 प्राइस कैसे कैलकुलेट कैसे किया, वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट होता है, वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला है कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर।
कम वर्ड का मतलब होता है इंक्लूडिंग, और एक्स वर्ड का मतलब होता है, बहुत दिमाग है यार, उसने गेस कर लिया, एक्सक्लूडिंग। नहीं वैसे भी हो ही जाना था ये तो गैस। बच्चे कम राइट का मतलब क्या है, देखो लेट्स से आज मेरे पास टाटा मोटर के शेयर है, कंपनी में मीटिंग चल रही है, मार्केट को एक्सपेक्टेड है कि शायद राइट इशू का ऑफर मिले, तो आज की डेट में शेयर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे ही कंपनी ने राइट इशू अनाउंस कर दिया, लोगों ने शेयर ले लिए, थोड़े दिनों बाद शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंस है यही क्या है, वैल्यू ऑफ राइट। कि जब शेयर के बीच में राइट जुड़ा हुआ था तो शेयर की वैल्यू क्या थी, जब शेयर में से राइट निकाल दिया एक्सक्लूडिंग राइट, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, जो इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज वैल्यू ऑफ राइट। समझे, कोई फॉर्मूला है ही नहीं, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया होगा कोई फॉर्मूला कराऊंगी नहीं, तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। कम राइट वैल्यू मतलब क्या है, शेयर में जो राइट की वैल्यू जुड़ी हुई है तब शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, माइनस शेयर में से राइट की वैल्यू निकाल दो तो शेयर का प्राइस क्या है, जो इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज वैल्यू ऑफ राइट। आसान है, याद रहेगा। अब ये कम राइट वैल्यू पता कैसे चलती है, एक्स राइट वैल्यू, कम राइट वैल्यू तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही है, एक्स राइट वैल्यू हमें कैसे पता चलती है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। तुमने टोटल कितनी अमाउंट पे शेयर खरीदे, एक शेयर कितने का है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, उससे तुम्हें वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 200 एप्पल्स लेने गई एंड टोटल प्राइस है 5000, तो आप बता सकते हो ना एक एप्पल का प्राइस क्या है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैंने टोटल शेयर कितने के खरीदे और टोटल कितने शेयर खरीदे, तो आपको पता चल जाएगा एक्स राइट वैल्यू। एक जोक सुनाओ, मुझे एक जोक याद आ गया इस टॉपिक से लिंक। सबसे गंदा मैथ किसका क्लास में, किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है मेरा मैथ्स मैम सबसे गंदा है, इससे पुअर किसी का हो ही नहीं सकता, कि मैं सबसे वीक हूँ। और कोई किसी को लगता हो कि मेरा मैथ्स पुअरेस्ट है, इससे पुअर किसी का नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 ठीक है 7। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मैथ्स पुअरेस्ट है, मैं इससे भी पुअर स्टूडेंट से मिली मिली हुई हूँ। मैं ना किसी को मैथ्स समझा रही, मैंने उसे बोला, हमने ना उसे परसेंटेज टॉपिक समझाना है और वो 12th क्लास की स्टूडेंट थी। मैंने बोला कि मान लो तुम 1 kg एप्पल्स लेने गए एंड 1 kg में 5 एप्पल्स आते हैं, और तुम्हें शॉपकीपर ने बोला कि वो चार्ज करेगा 200 पर केजी। तुमने कहा नहीं बहुत एक्सपेंसिव है, हमें डिस्काउंट दो। तो शॉपकीपर ने तुम्हें 20% डिस्काउंट दे दिया। तो अब क्या होगा, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था किसी स्टूडेंट को, तो क्या होगा, सबका आंसर सेम है। उसने पता है क्या बोला, कहती मैं 4 एप्पल्स खरीदूंगी 200, नंबर ऑफ एप्पल्स में डिस्काउंट कि मैं एप्पल ही कम परचेज करूंगी और मैं पे करूंगी 200। कैन यू बिलीव दिस, इतना पुअर तो नहीं है तुम्हारा मैथ। फिर हो जाओगे पास, ये हो गया था पास। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तुम विश्वास कर सकते हैं ये सच्ची में हुआ है। इट हैपेंड many many years back but I still remember it. चलो मैं क्वेश्चन करती हूँ, उसके बाद आप सिमिलर क्वेश्चन करोगे, देखो ध्यान से इधर, इलस्ट्रेशन नंबर 5। उसने डिस्काउंट दे दिया शॉपकीपर को, कहती आप ले लो 20% डिस्काउंट, मुझे 4 एप्पल्स दे दो 200 के। एक कंपनी ने एक ऑफर दिया है कि आप 100 शेयर्स खरीद सकते हो, 100 रुपीज का शेयर कितने में खरीद सकते हो, 25% प्रीमियम में। मतलब कंपनी ने ऑफर कितने में दिया है, 125 पुराने शेयर होल्डर को, और 1 फॉर एवरी 4। कहते 4 शेयर के बदले में आपको
एक शेयर मिलेगा, और किस अमाउंट में मिलेगा, 125 में। एंड कम राइट, आज का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 150। अब हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करनी है। अब हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करनी है। सिर्फ फोकस करो यहाँ पे, 1 सेकंड का ही टॉपिक है। मार्केट प्राइस चल रहा है 150, हमें ऑफर मिला है कि हम ये शेयर खरीद सकते हैं 125 में, और ऑफर की रेशियो है 1:4। कुछ भी एज्यूम कर लो कि तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं। लेट से मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास कंपनी के 100 शेयर्स। अगर मेरे पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो मैं और कितने शेयर परचेज कर सकती हूँ। अब मेरी कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी। पहले मेरे पास 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स मैंने किस रेट पे खरीदे हुए हैं, 150, प्लस मैं और कितने शेयर खरीद सकती हूँ, 25। 25 शेयर में किस रेट पे परचेज करूंगी, 125। तो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी। अरे मैं तो पहले टोटल इन्वेस्टमेंट पूछ रही हूँ ना। 18,125। ठीक है जी। तो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर कितनी हो गई, एक शेयर की कितनी वैल्यू हो गई। मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट की हुई है 18,125, और मेरे पास टोटल शेयर कितने हैं, 100 तो पहले से थे, 25 और ले लिए, तो एक शेयर कितने का है, 140। क्या सब लोगों को चीज क्लियर है। ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी। तुम कोई भी चीज सपोज कर सकते हो, सब में आंसर सेम ही आए। मैंने एज्यूम किया कि हमारे पास 100 शेयर्स है, तो 4:1 के रेशियो में मुझे और कितने शेयर मिल जाने थे, 25। तो मेरी कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 100 शेयर्स पहले से खरीद रखे हैं 150 पे, नए में खरीदूंगी 25 125 पे, दिस वुड बी माई टोटल इन्वेस्टमेंट। एंड टोटल, फिर शेयर की वैल्यू क्या रह जाएगी, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच गिव्स मी 145। तो वैल्यू ऑफ राइट कितनी हो गई, वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। कम राइट वैल्यू गिवन है 150, एक्स राइट वैल्यू गिवन है 145। राइट वैल्यू ऑफ राइट क्या हो गई, आसान है, समझ आया है। करके दिखाओगे क्वेश्चन, ये पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट डू अ क्वेश्चन। सेव करना चाहूँ 5 रुपीज प्लस ट्रांसफर। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4।
हो गया सबका? जो 12th वाले स्टूडेंट्स है ना, अभी कैलकुलेटर मत यूज करो, नहीं तो ना तुम्हारी 12th खराब ना हो जाए। तो एग्जाम्स के बाद आपने कैलकुलेटर यूज करना है, बोर्ड एग्जाम्स के बाद, ठीक है? सीपीएसई में कैलकुलेटर नेक्स्ट ईयर से अलाउ की है? नेक्स्ट ईयर से सीबीएसई ने अलाउ कर दिया। हमारी तो हो गई, उनका बेचारों का इस साल है, वो नेक्स्ट ईयर अलाउड है, फिर भी नहीं वो कर सकते यूज। पंजाब बोर्ड में अलाउड है? यस मैम, ओनली लोग क्वेश्चन पेपर ही मिल जाता होगा वहां तो। तो पंजाब बोर्ड से की हुई है? आईसीसी में आईसीएसई में भी कैलकुलेटर अलाउड। फोन लेके जा रहे हैं बच्चे तुम्हारी क्लास में? अंदर के स्कूल में ही हुआ होगा। हो गया भाई सबका? चलो कंपेयर करो, 100 एज्यूम किया सबने, तो हमें सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए थी क्वेश्चन से। मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ऑफर किस प्राइस पे मिला है, एंड रेशियो क्या है। लेट्स एज्यूम कि किसी पर्सन के पास ऑलरेडी कंपनी के 100 शेयर्स, तो ऑफर क्या है, वो और कितने शेयर परचेज कर सकता है, 50। तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? उसके पास पहले 100 शेयर्स थे ऑफ 240 ईच, प्लस उसने 50 शेयर और खरीद लिए ऑफ 120 ईच, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 30,000। तो एक्स राइट वैल्यू कितनी रह जाएगी, 30,000। 100 शेयर पहले से थे, 50 और खरीद लिए, दैट गिव्स मी 200। तो एक्स राइट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 200, एंड वैल्यू ऑफ राइट कितनी आ जाएगी, 240 माइनस 200 इज इक्वल टू 40। आई होप सबका आंसर ठीक है, सबको समझ आया है। इसे इजी करने के लिए अब आगे से आपने क्या एज्यूम करना है, जो रेशियो गिवन है वही एज्यूम करना, तुम्हारा कैलकुलेशन में और टाइम बचे। उन्होंने 1:2 दिया ना, तुम एज्यूम करो पर्सन के पास 2 ही शेयर, आंसर तो सेम ही आना है। सेम क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रही हूँ, मान लो हम एज्यूम करते हैं पर्सन के पास 2 शेयर, तो अब उसके पास क्या ऑफर है, वो और कितने शेयर खरीद सकता है, 1। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई उसकी, 2 शेयर उसने खरीदे थे 240 पे, 1 शेयर और परचेज कर लिया 120 पे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 600। एक्स राइट वैल्यू कितनी हो गई, 600 डिवाइडेड बाय उसके पास कितने शेयर है, आंसर सेम ही आएगा, बस तुम्हारा कैलकुलेशन का टाइम सेव हो जाए। अगर रेशियो 4:1 थी तो तुम ये एज्यूम कर लो 4 शेयर है, तुम अपना काम इजी करो, ठीक है? एक एग्जाम का क्वेश्चन करके दिखाओ सिमिलर टॉपिक का। कौन से पेज पे होगी, 11.1 11.1 तो नहीं, 11.1 स्टार्टिंग में चले स्टार्टिंग कैसे पॉसिबल है, कंपनी कंपनी अकाउंट्स में पर 4th यूनिट है ना ये। 11.1 पर सेपरेशन प्लीज सॉल्व करो, हाँ जी जल्दी करेंगे। और एक क्वेश्चन सीए इंटर में पूछा गया है, ये टॉपिक पहले सीए इंटर का था ना, फटाफट से सॉल्व करो।
आसान है, काश आ जाए पेपर में। आंसर आना चाहिए एक्स राइट वैल्यू 370 एंड वैल्यू ऑफ राइट 50। सॉल्व करने की जरूरत है या हो गया सबका? इतना पुअर मैथ तो नहीं होना चाहिए, इतना ये तो सही होना चाहिए आंसर। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? जब कंपनी राइट इशू करेगी तो जर्नल एंट्री क्या होगी? मैंने राइट ऑफर दिया कि आप मेरे शेयर खरीद लो, और आप लोगों ने या तो शेयर खुद खरीद लिए या किसी और को ट्रांसफर कर दी। अल्टीमेटली मेरे शेयर तो सेल हो गए, तो मैं क्या जर्नल एंट्री करूंगी? फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसे आए हैं, टू शेयर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑफर प्राइस। तो अगर मैंने टोटल 5000 शेयर्स इशू किए हैं 120 पे, तो मेरे पास टोटल कितने पैसे आए होंगे? 5000 इंटू 120। उस अमाउंट से हम एंट्री कर देंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री वुड बी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस खत्म हो गया टॉपिक। हाँ जी, हाँ जी। चारों बच्चे टॉपिक को एस्टिमेट प्लस आप अभी स्टार्ट करने लगे हो? मतलब जो एक रिपीटेड टॉपिक का वो करवा दिया, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसलिए मैं पूछने आई हूँ। 2 मिनट्स। आसान है टॉपिक। चलो जर्नल एंट्रीज करते हैं इसकी। 12th वाले स्टूडेंट्स चाहे चले जाओ, आप अपनी क्लास अटेंड कर लो, मैं आपको होमवर्क ग्रुप में भेज। इफ यू वांट यू कैन अटेंड दिस आल्सो, किसी भी एक क्लास की रिकॉर्डिंग ले। मेरी क्लास में 15 मिनट्स की बची है वैसे। आप लोगों ने क्या करना? चलो अब हम जो भी पेंडिंग क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। मैंने 8th क्वेश्चन होमवर्क में दिए ना, 9th भी हमने कर लिया। चलो हाँ जी, 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्लीज सब लोग। करो 10th क्वेश्चन।
सबका हो गया जी, बस खत्म हो गया फिर चैप्टर। मार्क 11th क्वेश्चन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मास्टर क्वेश्चन। इसमें सब कुछ ही हो रहा है। इसमें पहले फाइनल कॉल ड्यू और रिसीव करनी है, फिर बोनस इशू करना है, फिर राइट इशू भी करना है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप रिविजन कर रहे होगे तो 11th क्वेश्चन करना है आपने। 8th and 11th question is your homework and PYQ 1 and 2। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कितना होमवर्क हो चुका है? एक क्वेश्चन तो PYQ सारे हो चुके हैं? ठीक है, प्लीज सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने एक बार दोबारा ज्वाइन करेंगे फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड डिस्कशन। टॉपिक क्लास